देखो आपके पास नेक्स्ट जो थ्योरम है उसके लिए आपको पता होना चाहिए सिमिलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती है। तो कह रहा है द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस और टी, अगर मान लो कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एस और टी जो कहाँ से कहाँ तक है वी से लेके वी तक, आर सेट टू बी सिमिलर। वो सिमिलर कब कहलाएंगी? जब हमारे पास कोई भी एक इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए और मैट्रिसेस के केस में क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सच दैट कि मैं उसको क्या लिख पाऊँ, जो हमारा टी है ना, जो टी है वो एस के सिमिलर कब हो जाएगा? टी इक्वल टू में सी एस सी इनवर्स। तुम सी एस सी इनवर्स लिख लो या सी इनवर्स एस सी लिख लो, कोई बात चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये जरूर होना चाहिए जो सी है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब देखो हमारी थ्योरम क्या है, लेट टी एंड एस बी नीलपोटेंट, दोनों की है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। देन टी एंड एस हैव सेम इनवेरिएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एस एंड टी आर सिमिलर। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर टी और एस के इनवेरिएंट सेम है तो वो सिमिलर है, और अगर वो सिमिलर है तो उनके इनवेरिएंट्स क्या है? सेम है। तो हम फर्स्ट पोज करके चलते हैं कि एस और टी हमारे क्या है? सिमिलर है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो एस के इनवेरिएंट होंगे और जो टी के इनवेरिएंट होंगे वो दोनों क्या हमारे इक्वल हैं, ठीक है, सेम है। तो देखो मैंने मान लिया कि जो एस के इन्वेरिएंट है वो क्या है? N1 N2 NR, यानी कि N1 के कोरस्पोंडिंग V1 है, N2 के कोरस्पोंडिंग V2 है, NR के कोरस्पोंडिंग VR। ये किसके इन्वेरिएंट है? वो S के हैं। सच दैट कि N1 N2 NR जो उसके इन्वेरिएंट्स उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? डायमेंशन ऑफ V यानी कि N की। ये किसके इन्वेरिएंट है? ये एस के। अब ऐसे हम टी के मान लेते हैं M1 M2 M के, जहाँ पे M1 प्लस M2 जो इन्वेरिएंट्स का जो हमारा डायमेंशन उनका जो सम है वो किसके इक्वल है? V के डायमेंशन के इक्वल है। अब बच्चे यहाँ पे हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? जो इसकी इन्वेरिएंट है वो सेम है, यानी N1 इक्वल टू M1, N2 इक्वल टू M2 और NR इक्वल टू M के, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या है N1 N2 NR हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या रहेंगे? सबस्पेस रहेंगे V1 V2 VR। सच दैट V को क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट सम लिखा जा रहा होगा V1 V2 VR का, क्योंकि तभी हमारे पास V की डायमेंशन के सम के इक्वल हो सकती है ना। और इससे पहले वाले थ्योरम हमने पढ़ा भी था, अगर ये इनवेरिएंट्स है तो ये चारों कंडीशन होते हैं कि V डायरेक्ट सम है, जो VI है वो सारे साइक्लिक हैं जिनका जो डायमेंशन है V1 का N1 है, V2 का N2 है, तो NI लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं? S के। और जो मैट्रिक्स मिलती है हमें S की ऑन VI वो क्या मिलती है? यानी कि V1 के बेसिस के कोरस्पोंडिंग हमें मैट्रिक्स मिलते हैं MN1, V2 के बेसिस के कोरस्पोंडिंग मिलते हैं MN2 और VR के कोरस्पोंडिंग मिलते हैं MNR, ठीक है। और उसने क्या कहा, जो इन्वेरिएंट है S के वो क्या है हमारे? V1 V2 VR यानी VI। सिमिलरली अगर हमारे पास M1 M2 M के इन्वेरिएंट से किसके हमारे पास टी के कोरस्पोंडिंग है तो V क्या लिखा जाएगा? मैंने मान लिया कि M1 के कोरस्पोंडिंग जो M1 डायमेंशन किसके? W1 की, M2 किसके? W2 की, और M के किसके? WK की। V डायरेक्ट सम लिखा जाएगा। वही जो WJ है वो क्या है? साइक्लिक है, जिनकी डायमेंशन क्या है? W1 की M1, W2 की M2, तो इसका क्या लिख दिया? MJ। लेकिन किसके कोरस्पोंडिंग है? T के कोरस्पोंडिंग है। और जो T की जो मैट्रिक्स आ रही है इन WJ के कोरस्पोंडिंग वो क्या आ रही है? M। अब देखो W1 के कोरस्पोंडिंग आ जाएगी M और W2 के कोरस्पोंडिंग आ जाएगी M2। इस तरह WJ के कोरस्पोंडिंग क्या आ गई? MJ। अब देखो ये क्या कह रहा है? S और T सिमिलर है। अब हमने पढ़ा था कि अगर मान लो कोई भी दो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिमिलर है तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी? इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैंने मान ली क्या हमारी R है। सच दैट S को क्या लिख पाऊंगी? R इनवर्स TR। अब देखो R इन्वर्टिबल है, अगर कोई मैपिंग इन्वर्टिबल है, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 है और वो ऑन 2 है। नाउ अब देखो जो V1 V2 VR थे वो क्या थे? इन्वेरिएंट थे, किसके अंडर? S के अंडर। अगर मैं ये बोलती थी W इन्वेरिएंट है T के अंदर, तो W का कोई भी एलिमेंट ले लूँ मैं, उसके ऊपर T लगा लूँ, वो भी किस में जाता था? W में जाता, लास्ट में लिख दिया TW इज कंटेन इन W। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? V1 V2 VR है जो वो S के अंदर इन्वेरिएंट, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन S किसके इक्वल है? R इनवर्स TR के। तो इस R इनवर्स को इधर ले गई तो क्या आ जाएगा? TRVI इक्वल टू इज कंटेन इन RVI। अब देखो पुट कर लिया हमने RVI को VI डैश। अब वो कह रहा है देन VI डैश इज ए सब स्पेस ऑफ V। क्यों? क्योंकि देखो VI क्या है? सब स्पेस। R क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और हमने पढ़ा था इमेज ऑफ ए सब स्पेस अंडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए सब स्पेस। तो VI डैश क्या हो गया? सब स्पेस हो गया। लेकिन R तो क्या है? 1 है ऑन 2 है। देखो ये मैपिंग ऐसे थी, VI से लेके VI तक कोई मैपिंग थी R,
ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि R11 है ऑनटो, इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्यों, जो उसकी कोडोमेन होगी, कोडोमेन क्या होगी VI, और रेंज क्या होगी RVI, वो दोनों क्या होंगे इक्वल। और RVI किसके इक्वल है, VI डैश की। इसका मतलब क्या आ गया, जो हमारे पास डायमेंशन होगी RVI की वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ VI डैश, और VI डैश की डायमेंशन VI की। और V1 की क्या थी N1, V2 की क्या थी N2, तो डायमेंशन VI क्या होगी हमारी NI। आल्सो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या नाम दिया, जो TRVI दिया, RVI का क्या नाम हो गया, VI डैश हो गया, हमने यही रखा है। तो TVI डैश किसके अंदर कंटेन हो जाएगा, इसका भी क्या नाम हो गया हमारा VI डैश। इसका मतलब हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, जो ये हमने नाम दिया था RVI को VI डैश का, जो VI डैश है वो क्या है, इनवेरिएंट है अंडर T। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।